दोस्तों, आज की कहानी है भैया। आपको तो खुद की खुशियों की ही परवाह है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटी उम्र में ही नौकरी में आ गई थी लेखा। अनुकंपा की नौकरी थी उसकी। पिता के असमय चले जाने से घर में बहुत बड़ी संकट हुई थी। 3 भाई बहनों में लेखा ही सबसे बड़ी थी। अभी हाल में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया था। लेखा को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिकारी पद की नौकरी करने की इच्छा थी। पिताजी डाकघर की नौकरी में किराने की पद पर थे। अभी गंगाधर जी की नौकरी कुछ साल बाकी ही थी कि असमय काल के गाल में चले गए। लेखा का सपना धरा का धरा ही रह गया। सोचा था अच्छी नौकरी पर पिताजी के अरमानों को साकार करेगी। पिताजी कहते थे, देखना मेरे बच्चे बड़े पढ़ लिख कर अच्छे पद पर काम करे। बहुत नेक दिल थे गंगाधर बाबू। अपने बच्चों को बहुत कीमती धन समझते थे। बहुत होनहार और मेहनती हैं उनके बच्चे। हर जगह गंगाधर बाबू बच्चों की बढ़ाई करते नहीं थकते थे। उस पर से लेखा पर उन्हें बहुत भरोसा था। भरोसा हो भी क्यों नहीं, लेखा हमेशा से क्लास टॉपर रही है। माँ की देख रेख में बच्चे पुष्पित हो रहे थे। कल पैसे में पूरी घर गृहस्थी कैसे चलानी है, कोई गंगाधर जी की पत्नी सुधा जी से सीखे। किसी चीज की कमी नहीं होने देती। स्कूल फीस से लेकर दूध राशन सब्जी सबका सही हिसाब था। और दो पैसे बचा भी लेती। गंगाधर बाबू महीने की पूरी तनख्वाह पत्नी के हाथ में देकर निराश हो जाते। सब ठीक चल रहा था। अचानक उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये एक हादसा से कम ना था। पिता के अचानक जाने के बाद लेखा रातों रात एकदम बड़ी और घर की सबसे समझदार सदस्य हो गई। आंसुओं से सरोबार अपनी माँ का चेहरा न जाने कितनी बार पोंछती, धीरज रखने को कहती, खुद भी शुभ रहकर सुबकती, भाई बहनों को समझाती। समय अपना गति पूरी कर रहा था। कैलेंडर के पन्ने बदल रहे थे। आज ऑफिस से नौकरी के आवेदन की मंजूरी मिल गई थी। लेखा को आज ज्वाइनिंग का पहला दिन था। डाकघर में लेखा का बड़े साहब के साथ कितनों ने उसे सहानुभूति और प्यार सम्मान के साथ अपनाया। गंगाधर बाबू बहुत कर्मठ आदमी थे। उनके काम की तारीफ पूरे ऑफिस में थी। अपनी पिता की कुर्सी पर बैठने से पहले उसका मन भर आया। लगा बुक्का फाड़ कर रोए, लेकिन ऑफिस की एक मर्यादा होती है। उसने अपने मुट्ठी में पकड़े रुमाल में सारी हिचकियां और आंसू समेट ली। एक साहब आकर काम समझा गए। धीरे धीरे ऑफिस के काम में पूरी शिद्दत से लग गई। पिता के जैसे समय पर ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना, ये रूटीन हो गई थी उसकी। घर आकर सबों के दिनचर्या का हिसाब किताब लेना उसकी आदत सी हो गई थी। माँ को सामान्य होते देखकर उसे बड़ा सहम पड़ता। दिन महीनों में बदले महीने, साल में। भाई रमन अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। वो अब कोचिंग करना चाह रहा था। दिल्ली जाकर लेखा ने शेयर्स व्यवस्था करवा दी उसके कोचिंग जाने का। कोचिंग के महंगे खर्च को लेखा ने खुशी से लोन लेकर इंतजाम करवा दिए। किसी के सपने उसके सपने की तरह अधूरे ना रहे। लेखा ने ये सोच रखा था अपने भाई बहन के लिए। इधर लेखा की उम्र अब
29 की ओसली थी। माँ को उसकी शादी की चिंता लगी रहती। लेखा बेटा, इस साल तेरी शादी करना चाहती हूँ, अच्छे लड़कों की तलाश मैंने शुरू कर दी है। अरे नहीं माँ, पहले रमन की नौकरी होने दो, शिखा को पढ़ाई करने दो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। कोचिंग करते हुए रमन का दिल साथ में पढ़ने वाली निया से लग गया। दोनों पढ़ाई भी करते और साथ साथ दिन भी गुजारते। कोचिंग की अवधि पूरी हो गई। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के बाद प्रथम प्रयास में ही जॉब में सिलेक्शन हो गया रमन का। इधर निया ने भी परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी हासिल कर ली। एक साथ रमन और निया ने एक ही कंपनी में जॉब पा ली थी। भी एक संजोग ही था। रमन और निया दोनों ने शादी करने का फैसला कर अपने अपने गार्जियन को बता दिया। निया के माता पिता को अच्छा लगा दोनों बच्चों की सहमति, लेकिन लेखा की मम्मी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उनको ये बात अंदर से खाई जा रही थी। समाज क्या कहेगा नियम से लेखा की शादी पहले होनी चाहिए थी। ये रमन को क्या हो गया? उसने अपनी दीदी के लिए कुछ नहीं सोचा और आंसू से अपने आंसुओं को पोंछने लगती। शिखा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था भैया को तो बस अपनी खुशियों की परवाह है। शादी के बाद रमन और निया दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और तो रमन ने घर की परवाह शुरू से न की। माँ और दोनों बहनें कैसी हैं उसको कभी चिंता भी नहीं हुई। रमन और निया ने घर की जिम्मेदारियों के प्रति गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। रमन पूरी तरह निश्चित था कि दीदी तो हैं ही सबों के देखभाल के लिए। माँ के साथ दोनों बहनों ने भी भारी मन से रमन का ये बर्ताव अपना लिया। पिता के साथ भाई भी 20 मझधार में परिवार को छोड़ दिया। सुधा जी थोड़ी अस्वस्थ भी रहने लगी थी। ठंड के दिनों में उनकी हड्डियों की जकड़न बहुत तकलीफें देती। हाथों की उंगलियां अब टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। गठिया अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। दवाइयों का भी कम ही असर दिखता था। अपनी बेटी लेखा को जब भी देखती उनके मन से एक आह निकल जाती, हम सब ही कसूरवार हैं इसकी जिंदगी को रंगहीन करने में। ये मलाल उसको हर समय एक पीड़ा दे जाती। इधर शिखा ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली किसी तरह से। अब उसे पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और न ही नौकरी। शादी की उम्र हो गई थी। इसकी माँ किस मुंह से लेखा से ये चर्चा करे? उनकी बात दिल में ही दबी रह जाती। खुलकर बोल नहीं पाती लेखा को। उन्हें लगता जैसे मैं ही उसके अरमानों को अनदेखा कर रही हूँ। माँ, कल संडे को मिर्जा जी हमारे घर अपने बेटे की शादी के लिए शिखा से मिलने आएंगे। मैंने सब कुछ पता कर लिया है अच्छे से। मिर्जा जी हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं। उनका बेटा पुणे में इंजीनियर है। उन्होंने खुद ये रिश्ता मुझे शिखा के लिए सुझाया है। शिखा को शेखर के साथ घर वाले लोग भी बहुत पसंद किए और 1 महीने में शुभ मुहूर्त देखकर हो गई शादी। लेखा ने एक भाई, पिता, बहन सबकी भूमिका निभाकर बहुत अच्छे से शिखा को विदा किया। शादी में कोई कसर न छोड़ी। शिखा के सारे अरमानों को पूरा किया। अब घर में बीमार माँ और लेखा रह गई। यंत्रवश चलती जिंदगी के कितने साल यूं ही निकल गए, पता भी न चला। माँ की जर्जर होती काया को देखकर बहुत दुख होता लेखा को, मगर कर भी क्या सकती थी। वही शेर पर माँ चलने लगी थी। एक नर्स थी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे हो माँ। लेखा ऑफिस से आकर 2 कप चाय बनाकर लेकर ही आती माँ के पास बैठने। अच्छी हूँ बेटा, आज काम अधिक था क्या? बहुत थकी हुई नजर आ रही हो तुम। अरे नहीं माँ, कोई अधिक काम नहीं था। चाय का कप माँ को पकड़ाकर खुद भी लेखा पीने लगी।
हम तुम्हारे कर्जदार है बेटा, तुमने सिर्फ हमारे लिए सोचा। कितनी बार कहा तुझे अपना घर बसाने, हर बार तुमने रमन और शिखा की जरूरतों को ध्यान दिया। मेरी बीमारी ऐसी हुई कि मैं भी लाचार तेरे लिए कुछ न कर सकी। अभी तक का सारा समय तुमने हम सबों के लिए जिया, खुद के लिए कभी न सोचा। माँ बोलती ही जा रही थी। माँ तुम क्यों परेशान होती हो, ये तुम्हारा नहीं समय का मांग है। तुम अपने को दोस्त मत दो, चाय पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सीधे सपाटे जवाब देकर हमेशा माँ को शांत कर देती लेखा। माँ आंसू से फिर अपनी दूधली नजरों को पोंछने लगी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुधा जी का सुबह उठना और ठंड की परवाह न करना थोड़ा भारी पड़ गया। फर्स्ट स्ट्रोक में ही शरीर ठंडा पड़ गया। उनका एक माँ थी, वो भी चली गई। कॉलोनी वालों के साथ रमन और शिखा भी अपने परिवार के साथ आए और चले गए। उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी तो जाना जरूरी था। जाते जाते रमन पिताजी के घर की दावेदारी दिखा गया। कोई बात नहीं रमन, तुझे घर का जो करना है कर लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगी। किराए के मकान में लेखा ने कहा। अगले महीने लेखा किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। माँ पिताजी का फोटो दीवार से उतारकर अपने कपड़ों के संदूक में सहेज दी थी। लेखा यादों का जखीरा भी साथ था। यादें कभी हंसाती तो कभी रुलाती हैं। भगवती जो साथ ही ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने अपनी ही सोसाइटी में एक छोटा सा घर दिलवाया था। लेखा को नाती पोते वाले भगत जी को पत्नी सुरभा अच्छी सखी बन गई थी। लेखा की बिल्डर बहुत तेजी से रमन से लिए घर को जमी रोज कर अपार्टमेंट खड़ा कर रहा था। आज रिटायरमेंट का दिन था। लेखा का मन बार बार भावुक हो रहा था। सब तो धीरे धीरे छूटते ही जा रहे। थके हारे कदमों से वापस घर लौटकर बाहर ही बरामदे में चेयर पर बैठ गई। फोन की घंटी बज रही थी। भाई ने कुछ पैसों की डिमांड रखी थी। फोन पर बात करते समय रिटायरमेंट के पैसों पर तो सबको नजर थी, मगर उसका सुनापन किसी को नहीं दिख रहा था। जगह जगह से बालों में चांदी जाग रही थी। लेखा के प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी लेखा को हर चीज की बखूबी अनुभव था। उसने अब अपने खाली समय को इत्मीनान से कागजों पर उकरने लगी। उसने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। उसकी लिखी एक से एक किताबें मार्केट में आने लगी। अब जिंदगी रास आने लगी थी। उसको मन के सारे उद्गार पन्नों में उतारने लगी। लोगों की प्रशंसा और सराहना से उसके उत्साह को बल मिलता। वो अपने को अकेला नहीं समझती। लोगों तक उसकी बातें आसानी से पहुंच रही थी। किसी भी चीज की कल्पना तो समंदर के समान होती है गहरी। लेखा इन्हीं समंदर सी गहरी कल्पनाओं में समा चुकी थी। लेखन को अपने अकेलेपन का साथी बना